डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स का अध्यापन करवाऊंगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम संपूर्ण पादप जगत को सरफेसली पढ़ें, उसका एक ओवरव्यू देखें। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत में विविधता का अध्यापन करवाऊंगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं व्हाट इज प्लांट्स। पादप क्या है, किस प्रकार के से पादपों को एनिमल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला लक्षण है कि पादप सामान्यतः मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन कई सारे प्लांट्स हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एल्गी वगैरह है, ये यूनिसेलुलर है। कई सारे बीजी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूनिसेलुलर है। इसके अतिरिक्त ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सुकेंद्रकी जीव है, अर्थात इनमें जो न्यूक्लियस है वो सुसंगठित होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कोशिका केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी और जो न्यूक्लियस में जो आनुवंशिक पदार्थ है वह भी गुणसूत्रों के रूप में संगठित रहता है। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे नील हरित शैवाल ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगला है प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो फिर इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पोषण का तरीका क्या है। ऐसे पादप दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पादपों को परजीवी पैरासिटिक प्लांट कहा जाता है, जैसे कस्कुटा जिसको अमरबेल के नाम से जानते हैं, ओरोबैंकी और रेफ्लिसिया। या फिर कुछ पादप मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दे कैन गेट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसे प्लांट्स को सैप्रोफिटिक प्लांट कहा जाता है, मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। अगला है, इनमें जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड होती है, स्थानीयकृत होती है। जीवों में एनिमल्स में हम देखते हैं कि संपूर्ण शरीर की प्रत्येक सेल डिवाइड होकर नई कोशिकाएं बनाती है और जिससे जंतु की वृद्धि होती है। लेकिन प्लांट्स में विभाजन करने वाली कोशिकाएं, जिसे विभज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, वह कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे रूट अपेक्स मूल के शीर्ष और शूट अपेक्स प्ररोह तंत्र के शीर्ष पर ही पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हीं क्षेत्रों में वृद्धि होती है। अगला, इनकी जो वृद्धि है वो कंटिन्यूअस होती है, यानी कि संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान इनकी वृद्धि होती रहती है। जबकि एनिमल्स में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित एज के बाद में रुक जाती है। अगला देखें तो इनकी जो कोशिका है उसमें सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण के रूप में सेल वॉल, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो सेलुलोज नामक एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। जबकि एनिमल सेल्स में
सेल वॉल नहीं होती है, वहाँ पर आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है। अगला है, इनमें कोशिका के लगभग मध्य भाग में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। अगला है, इनमें सेंट्रोसोम तारक काई पाया जाता है, तारक काई अनुपस्थित होता है, लेकिन शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई में सेंट्रोसोम उपस्थित होती है। यहाँ आपको यह रैफ्लिसिया दिखाया गया है, जो एक टोटल रूट पैरासाइट है, दूसरे पादप की जड़ से अपना भोजन प्राप्त करती है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है और इसके फ्लावर से सड़े हुए मांस के जैसी एक बदबू आती रहती है, जिससे जंगल में काफ़ी दूर से ही इसकी उपस्थिति को जाना जा सकता है। दूसरा, ये प्लांट ओरोबैंकी का है, जो आपने सामान्यतः कभी सरसों के खेत में गए हो तो वहाँ पर उगा हुआ देखा होगा। अगला, ये आपको एक डोडर बेल, जिसको आप अमर बेल भी कहते हो, वो दिखाई है। यह एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, जो दूसरे पादप के तने में अपने चूसकांग को प्रवेश कराकर उससे अपना भोजन प्राप्त करती रहती है। यानी कि ये एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, एक पूर्ण स्तंभ परजीवी पादप है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये। यहाँ पर आपको एक पादप कोशिका दिखाई गई है, जिसमें यह आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, वह सेल वॉल दिखाई गई है, कोशिका भित्ति। उससे अंदर की तरफ ये कोशिका झिल्ली दिखाई गई है, और फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, और कोशिका के मध्य भाग में ये एक सेंट्रल वैक्यूल, एक केंद्रीय रिक्तिका विद्यमान है। इस केंद्रीय रिक्तिका में भरा हुआ तरल पदार्थ सेल सैप कोशिका रस कहलाता है। इस कोशिका रस में एंथोसाइनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। अब पादप जगत को जानने के लिए मैं आपको A.W. आइकलर द्वारा दिए गए वर्गीकरण से परिचित करवाना चाहूँगा। A.W. आइकलर ने प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी दो ग्रुप्स में बांटा है। क्रिप्टोगैमी में ऐसे पादप रखे जिसमें न तो फ्लावर का निर्माण होता है, न तो पुष्पों का निर्माण होता है, और न ही बीजों का निर्माण होता है। जबकि फेनेरोगैमी में ऐसे पादप रखे जिसमें या तो पुष्प या पुष्प के समान संरचनाओं का निर्माण होता है और बीजों का भी निर्माण होता है। क्रिप्टोगैमी को 3 डिविजन्स में बांटा है। पहला डिवीजन थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। इसी प्रकार फेनेरोगैमी को 2 डिवीजन में बांटा, जिम्नोस्पर्मी अनावृत बीजी की और एंजियोस्पर्मी आवृत बीजी की। अनावृत बीजी की ऐसे पादप हैं जिनमें बीज फल भित्ति में संरक्षित नहीं रहते हैं, क्योंकि इनमें फलों का निर्माण नहीं होता है। आवृत बीजी ऐसे पादप हैं जिनके बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आवृत बीजी पादपों को 2 क्लासों में बांटा गया है, एक मोनोकोट है और दूसरी डाइकोट है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब हम देखते हैं क्रिप्टोगैमी के बारे में। तो एक ग्रीक वर्ड है क्रिप्टोस, जिसका मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ,
दूसरा ग्रीक वर्ड है गेमस, जिसका मतलब होता है मैरिज, यानी कि छिपी हुई शादी। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनमें फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता है, इस कारण से इनमें लैंगिक जनन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन लैंगिक जनन होता है, छिपा हुआ होता है, इस कारण से इनको नाम दिया गया क्रिप्टोगेमी, छिपी हुई शादी करने वाले पादप। इनके मुख्य लक्षण देखें तो फ्लावरलेस है, फ्लावर का निर्माण नहीं होता है, सीडलेस है, बीजों का निर्माण भी नहीं होता है, और जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो स्पोर्स के माध्यम से, बीजाणुओं के माध्यम से होता है। क्रिप्टोगेमी को 3 डिवीजन में बांटा। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा बताया था ब्रायोफाइटा, और तीसरा बताया था टेरिडोफाइटा। तो पहले देखते हैं थैलोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है उनका पादप शरीर थैलस होता है। अब ये थैलस क्या है? आपने उच्च वर्गीय पादप जैसे नीम है, धतूरा है, बबूल है, ये देखे होंगे। इनके पादप शरीर को आप जड़, तना और पत्ते में विभेदित कर सकते हो। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके पादप शरीर को आप सत्य, जड़, तने और पत्ते में विभेदित नहीं कर सकते। ये पादप शरीर थैलस कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये आपने जलाशय के ऊपर देखा होगा इसको उगते हुए, इसको शैवाल कहते हैं, एल्गी बोलते हैं। क्या इसको जड़, तने और पत्ते में विभेदित कर सकते हो? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो यह पादप शरीर क्या है? थैलस। तो जो थैलोफाइटा है उनका पादप शरीर थैलस होता है। इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक की बात करें तो संवहन ऊतक इनमें नहीं पाए जाते हैं। आप जानते हो पादप शरीर में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों वैस्कुलर टिश्यू है, संवहन ऊतक है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जननांगों की बात करें तो इनके जननांग एक कोशिकीय और नॉन जैकेटेड होते हैं, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। जननांग के चारों तरफ संरक्षी आवरण नहीं पाया जाता है, जैकेट नहीं पाया जाता है। इनमें जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के बाद में एम्ब्रियो युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। थैलोफाइटा में 2 क्लासेज रखी गई है, पहली एल्गी और दूसरी फंजाई, शैवाल और कवक। सर्वप्रथम देखते हैं शैवाल के बारे में। आपने अपने गांव में जलाशयों में, तालाब में, गड्ढे में आदि स्थानों पर जलाशय की सतह के ऊपर इस प्रकार के ग्रीन वृद्धि देखी होगी। ये ग्रीन जो वृद्धि है वो एक विशेष प्रकार के पादप है जिन्हें आप काई, कंजी, कांजी आदि नाम से जानते हो। लेकिन वनस्पति विज्ञान की हमारी भाषा में ये पादप है और इन पादपों को एल्गी या शैवाल कहा जाता है।